नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे वो शिक्षा, परिवार, घर या व्यवसाय से जुड़ी हुई हो, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं वास्तु से जुड़ी हुई होती हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान भी वास्तु में ही छुपा हुआ होता है। कौन कौन सी समस्याओं का समाधान आप निकाल सकते हैं वास्तु से और किन किन बातों का ध्यान रखना है आपको वास्तु में, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तु विशेषज्ञ सर्वांग जी। दोस्तों, सर्वांग जी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी यात्रा कर चुके हैं और अपने वास्तु के ज्ञान से कई लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया है। इन्होंने वास्तु के लिए इन्होंने कई महल और किलों का अध्ययन भी किया है और इसके साथ ही इन्होंने टर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंसेस के संस्थापक भी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। पंडित जी, आपने कई देशों की यात्रा की है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है अलग अलग जगहों पे जाने का वास्तु को लेकर? देखिए, नियमित रूप से मैं थाईलैंड जाता हूँ, मेरे क्लाइंट्स हैं काफ़ी वहाँ। इसके अलावा बहुत जगहों में गया हूँ। पूरी दुनिया में जो मनुष्य हैं उनकी समस्याएं और उनके अनुभव और उनके महसूस करने का ढंग वो एक ही सा है, अलग अलग नहीं है। मैंने जो ये पाया कि जितनी दुनिया में 4 प्राचीन संस्कृतियां हैं, इजिप्शियन, रोमन और चाइनीज और इंडियन, जो सबसे प्राचीन थ्योरी अपनी इंडियन है, सब एलिमेंटल थ्योरी पे बेस्ड है। तो सब जगहों में कमोबेश जो व्यवस्थाएं मिली, वहाँ के धार्मिक रीति रिवाज, वहाँ के जो वास्तु से संबंधित मान्यताएं हैं, वो लगभग समान रूप से हैं। खाली परिस्थितिजन्य और जलवायु के भेद से जो अंतर दिखाई देते हैं खान पान के और दूसरी चीजों के, बस वो हैं। जैसे थाईलैंड का जिक्र करें तो आपने भारतवर्ष में देखा होगा, हमारे यहाँ पितरों की बहुत मान्यता है जी। और श्राद्ध इत्यादि बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो पितरों से रिलेटेड हैं। हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होते हैं उसमें पितरों को बाकायदे न्योता दिया जाता है, न्योते हैं, और ये पितरों का सम्मान है। यानी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं घर के, उनका सम्मान है। मैंने अपनी वास्तु और ज्योतिष की प्रैक्टिस में भी देखा कि जीवन की बहुत सारे सुख दुख हमें पितरों की वजह से होते हैं। उनकी तृप्ति बहुत आवश्यक है। घर में अगर हम बुजुर्गों का, अपने जीवित बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते तो भी पितर कुपित होते हैं। जो हमने थाईलैंड में जिस तरह का अनुभव किया, हमारे यहाँ हम लोग समझते थे कि पितरों का खाली इंडिया में वो है, लेकिन वृहद ग्रेटर इंडिया का जितना प्राचीन भारत का जो स्वरूप दिखाई देता है, उसमें जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बर्मा, वो सब जगह मुझे एक तरह की व्यवस्थाएं मिली, लगभग सब जगह। आज बुद्धिज्म है वहां पर थाईलैंड में, और बुद्धिज्म के बावजूद वहां पर न केवल किसी के घर के अलावा बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल में भी मुझे पितरों के घर, यानी उसको वो लोग स्पिरिट हाउस बोलते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा, वो लोग एक अलग कोना काट करके उसमें वो बनाते हैं। एक स्पिरिट हाउस और दूसरा ब्रह्मा जी, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी थाईलैंड में आपको जगह जगह मिलेंगे। तो वो थाई लोग बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, वो भी ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं इनसे घर में सुख शांति रहती है और सब कुछ ठीक रहता है। तो ये क्या चीज है? ब्रह्मा जी हमारे यहाँ सृष्टि के रचयिता और वास्तु के आदि पुरुष बोले गए, है ना, कि उन्हीं ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और अपना जो ये वास्तु का ज्ञान है विश्वकर्म प्रकाश में वो विस्तार से लिखा हुआ है। वो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को उसका ज्ञान दिया। तो वो चीज वहां देखने को मिलती है और हमारे यहाँ भी पितरों का उसी तरीके से सम्मान। लेकिन आज के युग में कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज को छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमने वहां देखा, वहां चाहे पढ़े लिखे लोग हों, जैसे हमने कहा मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में भी ये चीज मिलती है। आपके एक्सपीरियंस की बात, इतनी सारी चीजें आपने नोटिस की हैं, आपने समानताएं देखी हैं कि भारत में और दूसरे देशों में क्या क्या समानताएं होती हैं। पंडित जी, फेंगशुई के बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर फेंगशुई क्या होता है? देखिए, फेंगशुई जैसे हमारे यहाँ वास्तु है, जो वैदिक वास्तु है ना, वो 5 तत्वों पर आधारित है। उसी तरह से अपने यहाँ वास्तु में प्राण बोलते हैं, जो ऊर्जा है उसको प्राण बोलते हैं। उसी को चाइनीज दर्शन में जो चीनी सिस्टम है वास्तु का, उसे फेंगशुई बोलते हैं। फेंगशुई का अर्थ है वायु और जल जी। वायु और जल उसका अर्थ है। और फेंगशुई में उन्हीं 5 तत्वों की अवधारणा है जैसे हमारे यहाँ है। और उनको घर में या किसी बड़े व्यवसाय में या किसी भी जगह, वहाँ हर चीज को वो फेंगशुई से
फेंगशुई की दृष्टि से देखते हैं, हमारे यहाँ जो कुंडली का सिस्टम है वैसे उनके यहाँ फेंगशुई का सिस्टम है। उनके यहाँ एक लोशु वर्ग होता है, स्क्वायर, एक मिस्टिक स्क्वायर है, उसकी एक कथा भी है, वो मैं आगे उसको बताऊंगा। लेकिन फेंगशुई 5 तत्वों पर है, जैसे अपने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, क्रमशः ये 5 तत्व हैं। उसी तरह से उनके यहाँ भी पृथ्वी, काष्ठ, लकड़ी जिसे बोलते हैं, धातु, अग्नि और जल, ये 5, और इसके अलावा वायु और आकाश की भी मान्यता है। काष्ठ और धातु जो है वो पृथ्वी तत्व के उप तत्व के रूप में उन्होंने उसका सामंजस्य किया है। जी जी पंडित जी, तो कह सकते हैं कि वास्तु का ही चाइना में फेंगशुई नाम है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, वही जो अपने यहाँ पंच महाभूत की अवधारणा है वही वहां पर उनके यहाँ फेंगशुई के माध्यम से। जी, तो मतलब जिस तरीके से वास्तु का इस्तेमाल या वास्तु का को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में, सेम उसी तरह से बिल्कुल उसी तरह से, और उसी तरह से वो भी अलग अलग दिशाओं के अलग अलग अधिष्ठाता देव और अलग अलग जो उनके 8 बेसिकली उपलब्धियां लाइफ की, 8 मटेरियल जो अचीवमेंट्स हैं उसको वो डिस्क्राइब करते हैं 8 दिशाओं के माध्यम से। यहाँ हम रुकेंगे पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे जानेंगे कि आखिर वास्तु क्या होता है और क्या है वास्तु के पीछे इसकी पौराणिक कथा। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी ऑडियो एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रेडविंग, D165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। हमारा मोबाइल नंबर है 9415501901। हमारा ईमेल एड्रेस है mahindra@stw.co.in। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। कपड़े की जान निकाल दी पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। सुबह के पहले कदम से दिन भर की भागदौड़ तक आपका सामना होता है दुश्मनों से। जानिए जीने का हेल्थ मंत्र। सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। हर पल, हर मिनट और हर दिन आम बातें जो बन जाती हैं खास, खास बातें और उन पर पैनी नजर। हर खबर आप तक। खबर 9 बजे शनिवार और रविवार रात 9 बजे। ये महीना है रहमत का, बरकत का। ये महीना है इबादत का। जब आप करते हैं खुद को अल्लाह के हवाले, और परखते हैं अपनी नफ्स को। और हम शामिल होते हैं आपके साथ रोज सुबह सहरी के वक्त इस माह बरकत की फजीलतों के साथ। रमजान माह बरकत,
रोज सुबह 3 बजे सिर्फ जन संदेश पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका वास्तुवाणी में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि वास्तु और फेंग शुई क्या होते हैं, और आइए आप जान लेते हैं कि आखिर वास्तु अस्तित्व में कैसे आया। पंडित जी, अगर वास्तु की बात करें 20 से 25 साल पहले अगर हम देखें तो वास्तु का इतना नाम नहीं था, लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे जैसे साल 10 साल आगे आ रहा है तो लोग अपना मकान दुकान कुछ भी बनाते हैं, कुछ किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उसमें वास्तु को जरूर नजर में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो आखिर वास्तु अस्तित्व में कैसे आया, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा? देखिए, वास्तु के पीछे, वास्तु आज से नहीं है, वास्तु अनादिकाल से है। और वास्तु के पीछे पुराणों में और पर्टिकुलरली मत्स्य पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं। उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कथा है मत्स्य पुराण में एक कथा दी हुई है कि शिव जी के श्वेद कण से यानी पसीने से जो भूमि पे गिरा और उससे एक विशालकाय महादैत्य पैदा हुआ जिसे वास्तु पुरुष कहते हैं जी। वो पूरी सृष्टि में सब कुछ भक्षण करने लगा। तो देवता उससे सहम गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे भाई एक असुर है और वो इस तरह से कर रहा है। शिव जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको इस तरह के वरदान दिए थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं को आदेश दिया कि इसको पकड़ के ऐसे ऐसे आप इसको पृथ्वी पर पटक दें, तो उन्होंने उसको तमाम सारे देवताओं ने, लगभग 45 देवता थे, उसको सिर और पांव से पकड़ा और पकड़ करके उसको धरती पर पटक दिया। वो पूरे ब्रह्मांड में छा करके वो उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। तो उसका उस वक्त मुंह जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ था और पैर जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ था। और जब वो व्याप्त हो गया तो उस पुरुष ने पटके जाने पर सारे देवता उसी के ऊपर स्थित हो गए, वो 45 देवता। तो उस पुरुष ने पूछा ब्रह्मा जी से, भाई मेरी गलती क्या है? मैं तो शिव के श्वेत बिंदु से प्रकट हुआ हूं और उनकी आराधना करके उनके वरदान के फलस्वरूप मैं अपना भक्षण कर रहा हूं, मेरा कार्य यही है, मुझे जो मिलता है मैं उसको भक्षण कर जाता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लेकिन तुम इसी भांति पड़े रहो और जैसे ये पूरे ब्रह्मांड में तुम व्याप्त हो, ऐसे पृथ्वी के छोटे से छोटे अंश में तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व होगा। और जो भी मनुष्य अपने रहने योग्य जगह या जमीन या कुछ भी बनाएंगे, वहां पर सबसे पहले तुम्हारा पूजन करेंगे, वास्तु पुरुष मंडल का, और इन 45 देवताओं का भी पूजन करेंगे। और इसके बाद ही वो उसमें निवास करेंगे और उस पूजन से जो कुछ प्राप्त होगा वो, और उस यज्ञ जब उसके बाद हवन करेंगे, उसके हविष्यान्न से आपका पोषण होगा और आप प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दोगे, तब वो सुख शांति से वहां रहेंगे। और जो ऐसा नहीं करेंगे तो उनको आपके कोप का भाजक बनना पड़ेगा, आपको उसके उन लोगों को वो प्रकृति के दुष्परिणाम सहने होंगे। ऐसा उन्होंने आदेश किया। तब से तो सबसे प्राचीन ये कथा पुराणों में मिलती है। पंडित, जानना चाहेंगे अब आपसे कि वास्तु के इस कहानी के पीछे जो पौराणिक कथा है वास्तु से जुड़ी हुई, उसका तथ्य क्या है? तथ्य देखिए ये है, कोई भी चीज बिना वजह नहीं है, सब चीजें सिंबॉलिक कथाओं के माध्यम से लिखी जाती हैं ताकि जन साधारण तक चर्चित रहें और ज्ञानी जन उसका तथ्य प्राप्त करके और लोगों को समझा सके। देखिए, जो वास्तु पुरुष है वो इस ब्रह्मांड में व्याप्त पंच महाभूत जो शक्तियां हैं, 5 तत्व हैं, जो एलिमेंटल थ्योरी है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ब्रेक से पहले कि समान रूप से सब जगह पाई जाती है, उनकी ही बात है। अगर हम इन ये पंच महाभूत प्रकृति के हर तत्व में, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा ये पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, यानी इस ब्रह्मांड का लघुकृत रूप हमारा शरीर है। और ऐसे ही इस प्रकृति में जितना भी जड़ चेतन है, यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे, उन सभी में समान रूप से ये पाया जाता है। तो वही पंच महाभूत उन सब में समान रूप से पाए जाते हैं। वो पंच महाभूत का बैलेंस अगर नहीं होगा तो वही शक्तियां जो हमें नेचर ने दी हैं वही हमारे लिए नुकसानदायक बन जाएंगी। जैसे वायु तत्व के, जैसे पृथ्वी तत्व के कुपित होने पर ही भूकंप इत्यादि आते हैं। जब नेचर में पृथ्वी तत्व कुपित होता है तो भूकंप आते हैं। जब नेचर में जल तत्व कुपित होता है तो सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। जब नेचर में प्रकृति में अग्नि तत्व कुपित होता है तो आग की घटनाएं होती हैं। और जब नेचर में वायु तत्व कुपित होता है तो बड़े बड़े तूफान और आंधी तूफान आते हैं।
और जब नेचर में आकाश तत्व कुपित होता है तो इन सभी के प्रभाव, सभी के दुष्परिणाम हमको देखने पड़ते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में जब ये तत्व कुपित होते हैं तो तमाम सारे रोगों के माध्यम से हमारे शरीर में वो प्रकट होते हैं। तो ये जो कथा है इसमें पंच महाभूत सबको जो खा रहा है, अगर वो उसको बैलेंस नहीं रखेंगे, उसको अगर समन्वय उसका नहीं रखेंगे, उसको प्रकृति के साथ सामंजस्यता नहीं करेंगे, उसका पोषण प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ेंगे। यही इस कथा का माध्यम है। इसमें जो स्थित 45 देवता हैं वो 45 दैवी शक्तियां यानी जो हमको तमाम सारे नेचर से अचीवमेंट मिलते हैं और जो हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड के लिए जरूरी हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपका सवाल ये था कि जी आज के युग में किस तरह से पिछले 20-25 सालों में वास्तु, तो इस पौराणिक कथा के बावजूद हम बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहेंगे। जैसे भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा जी ने इस पृथ्वी का निर्माण किया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। विश्वकर्मा यानी विश्व को बनाने वाला, रचयिता। उस विश्वकर्मा और ब्रह्मा जी और विश्वकर्मा जी के संवाद के माध्यम से एक ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ विश्वकर्म प्रकाश। उसमें ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को पूरा ज्ञान दिया है कि कहां कहां पर घर में कहीं पर भी, पूरी सृष्टि में कहीं पर भी कोई जगह बनाते हैं, जैसी उपयोग की जगह होगी वहां पर क्या क्या वस्तुएं कहां कहां पे होनी चाहिए। उसी तरह से घर में एक भूखंड में कहां कहां पर क्या क्या होना चाहिए, रहने का स्थान, सोने का स्थान, खाने पीने का स्थान। तो पुराने जरूरतों को देखते हुए उसमें पूरे दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 उनकी उपदिशाएं, 8 और 8 उनकी उपदिशाएं यानी 16 भागों में बांटा गया है। और 16 भागों में बांट के बीच का मध्य स्थान ब्रह्मा जी के लिए सुरक्षित किया गया है। वो ब्रह्म स्थान कि वो खुला आंगन वहां होना चाहिए और उन 16 स्थानों में और तमाम सारी चीजों के साथ साथ कहां सोए, कहां दधि मथने का स्थान और यहां तक कि रुदन कक्ष यानी क्रोध, जैसे मंदिर का स्थान बताया गया है कि घर में कहां पर पूजा का स्थान हो, वहीं ये भी बताया गया है कि नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए आज आप अगर कहीं पर किसी मनोचिकित्सक से मिलें तो वो बताता है कि भाई आपके अंदर जो तमाम सारी आप अपनी भावनाएं दबाए हुए हो या कुंठाएं जो हैं वो आपके मन में बुरी तरह से प्रभाव डालती हैं, तो नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो कहा जाता है आप एकांत में अपनी बातें कह दें या भड़ास कहीं से निकाल लें या कोई ऐसा दोस्त हो जिससे शेयर कर सकें तो आप हल्के हो जाएंगे। तो उस समय जहां एक पूजा स्थान का महत्व था सकारात्मक ऊर्जा के लिए कि घर के जो बड़े निर्णय लेने हों, जो हमें कुछ शांति चाहिए, जब हमारा मन अशांत हो, तो जहां ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पॉजिटिव एनर्जी हो, वहां भगवान का स्थान हो, वहां बैठ करके हम शांतिपूर्वक ध्यान से अपने को स्थिर कर सकें मन को। उसी तरीके से यदि हम किसी से नाराज हैं, कोई गुस्सा है, कोई हमारे अंदर भड़ास है, कोई हमारे अंदर क्रोध आवेश है, तो उसके लिए रुदन कक्ष का स्थान बताया गया है। तो पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी ना फैलाएं, अपना क्रोध में। तो इस तरह से वास्तु की उपयोगिता हमेशा पहले ये राजा रजवाड़ों और महलों में रही और हम लोगों के बीच में क्योंकि पॉपुलेशन इतनी नहीं थी तो दादा दादी नाना नानी के माध्यम से वो कथाओं के रूप में हमारे अंदर रही। कैसे कि हमको अभी भी ध्यान है, मेरी दादी और मम्मी सब लोग बचपन में कि भाई उत्तर की तरफ मुंह करके खाना खाओ, पूरब की तरफ मुंह करके खाना खाओ, साउथ की तरफ पैर मत करो, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें जो बताते थे। पढ़ो मत साउथ की तरफ मुंह करके, इधर रहो। पंडित लोग आते थे पूजा करने तो घर में बोलते थे वो ईस्ट फेसिंग यजमान बैठेंगे। तो ये सब क्या है? ये वास्तु के ही तो सिद्धांत हैं। तो इस तरह से वास्तु हमेशा से था। और हमारे यहाँ जितने भी बड़े यज्ञ होते हैं या घर में छोटा सा एक पूजन हो, आप उसमें देखो नवग्रह का एक पाटा बनाया जाता है और उसमें उस पाटे में नवग्रहों के अलावा एक सर्प बनाया जाता है जो वास्तु का प्रतीक है। क्योंकि अनंत शक्ति मतलब सेंटर में हमारे यहाँ कहते हैं शेषनाग के ऊपर जो है पृथ्वी टिकी है। वो कभी अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, उसका बड़ा साइंटिफिक आधार है। तो वो जो है वास्तु का पूजन हर जगह, तो हमेशा से ये वास्तु था। और आज जब जरूरतें बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं, हम मल्टीप्लेक्सेस में मल्टी स्टोरीज में रहने लगे हैं, मल्टी स्टोरी में रहने लगे, तो जब छोटे फ्लैट्स में रहने लगे हैं तो हमारी दिक्कतें और समस्याएं बढ़ रही हैं, मिसिंग कॉर्नर्स होते तमाम सारे। तो वास्तु की जरूरत हमें ज्यादा पड़ रही है, इसलिए ये सामने आ जा रहा है। जी, तो ये है तथ्य कि आज से 20 साल या 25 साल पहले वास्तु का इतना महत्व क्यों नहीं था और अब क्यों है। यार जी, ये छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।
गोली मत मार यार। सरदर्द की गोलियां ज्यादा खाने से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जबकि कंज्यूमर रिसर्च में 96% लोगों ने कहा कि सरदर्द बाम से भी ठीक हो सकता है। डंडू बाम लगाओ, सरदर्द भगाओ। बॉलीवुड ब्रेकिंग न्यूज हर रोज शाम 6 बजे। कार्यक्रम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। एक बाम 3 काम, ठंडू बाम। साजिश देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। इस कार्यक्रम की प्रायोजक हैं वीनस नेचुरल क्रीम सोप, जिसमें समाई है नारियल तेल की कोमलता, जो दे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि वास्तु आखिर है क्या, ऐसी पौराणिक कथा क्या है और उसका तथ्य क्या है। अब आइए जानते हैं कि वास्तु आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या प्रभाव डालता है, क्या महत्व है वास्तु का हमारी जिंदगी में। पंडित जी बताइए। जीवन के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हर छोटे बड़े हिस्से में वास्तु का महत्व है जी। हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जो चलते फिरते हैं, हम जो खाते पीते हैं, हम जैसे रहते हैं, तो सब जगह वास्तु व्याप्त है, ग्रहों के माध्यम से और एलिमेंट्स के माध्यम से। और उसके गलत अगर हम वास्तु को सही ढंग से फॉलो ना करें तो उसके गलत परिणाम भी हमको मिलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सौभाग्य क्या है। हर आदमी जीवन में सौभाग्यशाली जीवन जीना चाहता है, तो सौभाग्यशाली आप किसे कहेंगे? सबसे पहले तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जीवन के चौखट की 4 पाए हैं, और वो 4 पाए जिसके जीवन में पूरी तरह से हैं, वही सौभाग्य कहलाएगा। उसको क्रमशः बोलते हैं स्वास्थ्य, सुख, शांति और संपन्नता बराबर सौभाग्य। जिस इनमें से एक भी अगर टूट जाए या एक भी जीवन में मिसिंग हो तो हम सौभाग्यशाली नहीं हो सकते। अगर बाकी 3 चीजें हैं, स्वस्थ नहीं है तो ना हम सुखी हो सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ही गड़बड़ है तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? शांत भी नहीं हो सकते, और सारी संपन्नता, जितनी भी समृद्धि है, पैसा है, उसका कोई मतलब नहीं अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। और अगर ये 3 चीजें हैं और हम फिर भी सुखी नहीं है, हमारा मन दुखी है, हम मन से संतुष्ट नहीं है, तो भी जो है, तो ये चारों चीजें बहुत जरूरी हैं। और इन चारों चीजों को पूरा करने के लिए वास्तु बहुत उपयोगी है। हमको वास्तु का मतलब और कुछ नहीं है, हमको नेचर के साथ, नेचर के तरीके से
प्राकृतिक जीवन जीना है और प्रकृति के नियमों के आधार पे अपने घर और अपने वातावरण में स्थित होना है। यही वास्तु है। तो ये सारी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम वास्तु के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपको बताया कि वास्तु क्या होता है, फेंग शुई क्या होती है, पंडित जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है वास्तु को लेकर, और साथ ही साथ इसके पीछे पौराणिक कथा कौन कौन सी जुड़ी है, उसके तथ्य क्या क्या है, और इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि वास्तु में किन किन चीजों का ध्यान आपको रखना होता है। फिलहाल चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।